Students, welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. So we have been solving the numerical problems of atomic structure. Today again I have brought some more numerical problems for you, and one by one we will be solving them. So the first problem I have already written in the board. Let's see what is the problem. The problem is how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit. Compare your answer with the ionization energy of the hydrogen atom. Energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. So first of all तो हमें फाइंड आउट करना है n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वहां से इलेक्ट्रॉन को आपको टोटली रिमूव कर देना है, and the hydrogen atom will be convert after ionization. What happens to the hydrogen atom? Hydrogen atom से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया है तो hydrogen atom will be converted into H plus ion. So that much energy will be known as the ionization energy of the hydrogen atom. तो पहले तो हमें निकालना है कि n is equal to 5 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर आपने रिमूव करना है तो हाउ मच एनर्जी यू हैव टू गिव इट टू द हाइड्रोजन एटम. एंड इसके साथ ये जो एनर्जी है इसके साथ आपको कंपेयर करना है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. दैट मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करते हो देन वट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये दोनों एनर्जी को आपको कंपेयर करना है कि इन विच केस द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर. That you have to find out. So first of all we will do, that is when the electron is present in the fifth orbit. तो फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितना अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा. रिमेंबर यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसका आयनाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, एंड देन इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ ऑर्बिट से जब आप रिमूव करोगे तो कौन सा ऑर्बिट में जाएगा. यहाँ पे आयनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन विल बी कंप्लीटली अवे फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा मतलब इट विल बी नाउ ए फ्री इलेक्ट्रॉन. जब वो बाहर निकल जाएगा बिल्कुल तब नाउ इट विल बी ए फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इसका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा. नाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. दैट मीन्स वी कैन से n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट से इट विल जंप इनटू द n इज इक्वल टू इंफिनिटी ऑर्बिट. इन द सेम मैनर जब हम आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का फाइंड आउट करेंगे n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट से, तब भी हम वही जो है अप्लाई करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी में वो जंप करेगा. n इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब द इलेक्ट्रॉन नाउ it is at infinite distance from the nucleus, it is not under the attractive influence of the nucleus, gone from the hydrogen atom. So the process will be represented like this. Each atom after losing one electron gets converted into H plus ion. और ये जो एनर्जी आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो जिसको हम डेल्टा एच आई यहाँ पे डेल्टा एच आई ये जो लिखा है हमने, इससे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपको हाइड्रोजन एटम को देना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाइड्रोजन एटम जो है H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पहले हम तो देखें कि बोर्ड्स फॉर्मूला से किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी हाउ मच व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट. फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा. तो वी नो द फॉर्मूला En is equal to minus 21.8 into 10 raised to the power minus 19 divided by n square joule per atom. This is what is the expression of the energy of the electron in the nth orbit. When the electron is present in the nth orbit, this is the energy expression of the electron. This formula was given by Bohr, so it is known as Bohr's formula. Now when the electron is going from energy level 5 से energy level infinity में जब वो jump कर रहा है तो what will be the difference in the energy? The difference in the energy delta E will be equal to E infinity minus E5. That means E इंफिनिटी मतलब आपको n की वैल्यू इंफिनिटी लगाना पड़ेगा. तो इंफिनिटी का तो हम स्क्वायर नहीं करते, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी
विल बी 0 एंड E5 मतलब n की वैल्यू आपको, ये जो फॉर्मूला है इसमें n की वैल्यू आपको क्या लगाना है, 5 लगाना है. So that's how we will calculate the delta E value. So let us do it. So delta E is equal to, so E infinity means what, minus 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by infinity, और माइनस यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो जब इन्फिनिटी से E5 हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर. तो दैट मीन्स आप ये प्लस वाला को पहले लिख लो, 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर माइनस 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी. सो 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, ये रह जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाई 25, बिकॉज 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा. ये अल्फा नहीं है, दिस इज इंफिनिटी, इंफिनिटी. सो ये डिविजन करने से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.872 इंटू 10 to the power minus 19 joule. This much will be the answer. Now we have to compare this with the ionization energy of the hydrogen atom when the electron is removed from n is equal to 1 orbit. तो n इज इक्वल टू 1 से अभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n इज इक्वल टू इंफिनिटी में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आउट ऑफ द एटम, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहा है. तो नाउ वी विल से दैट डेल्टा ई डैश, अगर हम इसको सपोज करते हैं फिफ्थ ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी लेवल में, तब जो एनर्जी डिफरेंस है, जो आयनाइजेशन एनर्जी आपको देना पड़ेगा वो तो इतना आ गया है. अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी आपने निकालना है n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड, उसको अगर हम उस आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम डेल्टा ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा ई डैश विल बी हाउ मच, ई इंफिनिटी माइनस E1. नाउ n की वैल्यू आपको एक बार इंफिनिटी एक बार 1 पुट करना पड़ेगा. सो डेल्टा ई डैश विल बी व्हाट, minus 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by infinity, or again the sign in the middle will be plus, because e infinity से e1 आपको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस साइन एक है. नाउ इट विल बी 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by 1. So प्लस वाला को अगर आप पहले लेके आओ तो इट विल बी 21.8 into 10 to the power minus 19 this much joule. तो दिस इज व्हाट इज डेल्टा ई डैश. ये जो नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ये तो आपका 0 है, तो आपका ये आ गया है डेल्टा ई डैश की वैल्यू. दैट मीन्स द आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव करने के टाइम जो एनर्जी आपको आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा दैट विल बी दिस मच. और फिफ्थ एनर्जी लेवल से, फिफ्थ ऑर्बिट से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा. तो अभी हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है ये आपका डेल्टा ई डैश है, तो हम रेशियो निकालेंगे डेल्टा ई डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा ई. तो डेल्टा ई डैश कितना है, 21.8 इंटू 10 to the power minus 19 divided by this much delta E 0.872 into 10 to the power minus 19. ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आपका
ये डेसिमल पॉइंट एक एक डिजिट अगर आपने हटा दिया, देन इट विल बी 218 डिवाइडेड बाई 8.72, so it will be 21800 divided by 872. So this division gives you the result 25. So we can write delta E dash is equal to 25 into delta E. Delta E dash is equal to 25 into delta E. That means ionization energy required for removing the electron from n is equal to 1 is 25 times than the ionization energy required to remove the electron from n is equal to 5 orbit. तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमें कंपेयर करने के लिए बोला था कि पहले तो आप n इज इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हाउ मच इज द आयनाइजेशन एनर्जी वो कैलकुलेट करो। उसके बाद आप जो है n इज इक्वल टू 1 से जब उसको रिमूव करना होता है, देन व्हाट एवर अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड उसके साथ इस वैल्यू को कंपेयर करो। तो हमने दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले हमने निकाल लिया और उसके बाद हमने कंपेयर किया और हमने क्या पाया, वी हैव गॉट द आंसर दैट द एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट is 25 times than the ionization energy required to remove the electron from n is equal to 5 orbit. So this is how we have solved this problem. So here we have applied Bohr's formula. Now the next problem. The next problem is this: calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन है पर उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। एक मेटीरियल पार्टिकल का वेवलेंथ, ये क्या बात है, ये है डी ब्रोगली कंसेप्ट का एप्लीकेशन। आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट थोड़ा सा शॉर्टली बता देते हैं बिकॉज डी ब्रोगली इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है, याद करो जब लाइट का वेव नेचर से कुछ फेनोमेनन एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जो फेनोमेनन थे इनको लाइट का वेव नेचर से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तब आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा लाइट एज वेल एज एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज हैविंग ए डुअल नेचर। दैट मीन्स they are behaving both as particle as well as wave. Sometimes they are behaving as waves and sometimes they are behaving as particles. तो when they are behaving as wave, तो उस कैरेक्टर से हम बहुत सारे फेनोमेनन लाइट का एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब जो है हम लाइट का वेव नेचर से एक्सप्लेन इजिली कर सकते हैं। बट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए अगर हम लाइट को वेव हिसाब से सोचेंगे तो नहीं चलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लाइट is falling on the surface of a metal and the electron is ejected from the surface of the metal. तो ये तो कोई वेव से पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए तो कोई मेटीरियल पार्टिकल का ही जरूरत है। तो तब आइंस्टाइन ने ये कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो सिर्फ वेव नेचर नहीं है, लाइट समटाइम्स बिहेव एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। इन द सेम मैनर लाइट की तरह ही बाकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऑल हैव दिस डुअल नेचर। और इस चीज को, इस आइडिया को थोड़ा सा और एडवांसमेंट किया डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट। उन्होंने कहा नॉट ओनली लाइट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स
लाइक एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद आप एक पीस ऑफ चॉक ले लो, एक पीस ऑफ स्टोन ले लो, एक बॉल ले लो, एक प्लैनेट ले लो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, all objects in this world, they possess dual nature. That means they behave as waves, they behave as particle also. So that means they are possessing microscopic as well as macroscopic, they possess both the character, particle character as well as wave character. That means they possess dual character. That means what? The dual nature is universal. Dual nature universal है, सब में है। अब कम ज्यादा अलग अलग हो सकते हैं। If the wave nature is too small, it is non significant, तो उसमें पार्टिकल नेचर ही जो है प्रोमिनेंट रहेगा। लेकिन अगर पार्टिकल का मास बहुत छोटा होता जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इनका मास जो है बहुत ही कम है, इनके केस में वेव नेचर को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे विल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेव कैरेक्टर इन देम एंड द वेव लेंथ जो हमें मिलेगा वो वेव लेंथ को जो है इट विल बी मेजरेबल, इसको मेजर किया जा सकता है। बट देन जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, जैसे कार, एक बॉल, एक मूविंग बॉल, एक स्टोन आपने ऊपर की तरफ फेंका, वो नीचे आ रहा है, इस टाइप का चीजों में जो वेव नेचर है दैट कैन बी इग्नोर्ड, बिकॉज वेव लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग डी ब्रॉगली फॉर्मूला, तो हम देखेंगे वेव लेंथ इतना छोटा आएगा कि उसको मेजर करना ही पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि डज नॉट पॉसेस एनी शो एनी बिहेवियर लाइक वेव बिकॉज its wavelength is so small that it cannot be measured. It is too small to be measured. डी ब्रॉगली ने क्या किया? डी ब्रॉगली ने जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है दोनों को कोरिलेट करके एक इक्वेशन दिया जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव का हम वेव लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द इक्वेशन इज दिस, lambda is equal to h by mv, where lambda is the wavelength associated with the particle, पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो m है दैट इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास हम सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रॉब्लम में आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट अपने आप ही आपको वो वैल्यू को लिखना है बिकॉज ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न द मास वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज समटाइम्स इट इज प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल, समटाइम्स इट इज नॉट प्रोवाइडेड, सो यू मस्ट लर्न द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी हैज बीन गिवन। तो हम इसको पुट करते हैं और जो लैम्डा वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का जो वेव लेंथ है उस वेव लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, हम सबको इसकी वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड मीन्स kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय m। मास जो है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी आपको दे दिया गया है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड कैंसिल हो गया, केजी कैंसिल हो गया, मीटर और मीटर स्क्वायर में कैंसिल होकर के मीटर बचेगा और लैम्डा का यूनिट आपका मीटर में आएगा। सो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻, क्या होगा ऊपर में -34 है और जो है नीचे से आपको 10⁻31 और ये 7 ये दोनों को ऊपर ले जाना है, तो इट विल बी +31 एंड -7 और नीचे हो जाएगा आपका 9.11 इंटू 2.05। सो 6.626 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 2.05 एंड 10 का पावर कितना आ जाएगा? -34 -7 41 और 31 इट विल बी -10। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करो 6.626 डिवाइडेड बाय दिस, इसको कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी
3.55. The answer will be 3.55 into, now the 10 power of 10, it will be minus 11 meter. So this is the answer of your this question.